अक्टूबर 2023 से इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का जो सिलसिला शुरू किया था वो 1 साल 7 माह बाद भी जारी है। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, नौजवान, कोई फ़लस्तीनी इसराइल की बर्बरियत से महफूज नहीं रहा। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 54,000 से तजावुज़ कर गई है। हंसता बसता शहर गजा खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। मतलब टू थिंक कि उनके हालात कोई पहले भी कोई ख़ास नहीं थे। हम जब गजा शहर की बात करते हैं ना, उन पे ऑलरेडी इतनी सैंक्शंस और कतगने थी कि वो कुछ खास कर भी नहीं सकते थे, बट दे वर हैप्पी। इट वाज देयर ओन लैंड, वो फिर भी ठीक थे, अपने घरों में थे और एक रेजिलियंस का एक एग्जाम्पल थे फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि उन हालात में भी दे वर ओके। लेकिन अब सोचेंगे वहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। शुरू में इजराइल का साथ देने वाले मगरबी ममालिक भी अब इजराइल को इनफ इज़ इनफ कह रहे हैं, और फ्रांस, बरतानिया और कनाडा ने मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाते हुए इजराइल से गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। और तो और वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप के करीबी साथियों ने इजरायली हुकाम को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर जंग बंद ना की गई तो अमरीका अपनी हिमायत वापस ले लेगा। ये बहुत बड़ी बात होगी। सबके बावजूद ये सवाल है कि इजराइल किसी की सुनने को तैयार नहीं है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि गजा का फौजी कंट्रोल हासिल करने तक हमले नहीं रुकेंगे। इजराइल की सफाकियत और बेरहमी का यह आलम है कि इसने गजा में इंसानी इमदाद भी बंद कर रखी है। बीच में एक बयान आया है कि जी 100 ट्रक हमने गुजरने दिए हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने उस पर भी कह दिया है कि किसी तक इमदाद नहीं पहुंची है जहां तक पहुंचनी चाहिए। चीज होती है एग्जैक्टली, और इमदाद पहुंचना इज अनदर थिंग। तो ये आई वॉश भी हो सकता है। अब कहत की सूरत हाल है। गुज़श्ता 24 घंटों में गजा में भूख की वजह से 26 फ़लस्तीनी जान से चले गए हैं, शहीद हुए हैं, जिनमें बच्चे ऑब्वियसली सबसे पहला शिकार तो बच्चे होते हैं। जबकि इजरायली कार्रवाइयों में 93 फ़लस्तीनी मजीद शहीद हुए हैं। इजराइल महज फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी नहीं कर रहा, बल्कि मुस्लिम दुश्मनी के एजेंडे पर भी अमल कर रहा है। अब दुनिया इसे क्लिनजिंग कह रही है, एथनिक क्लिनजिंग कह रही है, दुनिया इसे अपार्थाइड कह रही है। दुनिया अब इस पर बोलना शुरू हो गई है। वो मगरबी ममालिक जो इनकी सपोर्ट में पेश थे, अब वहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं, वहाँ से बताया जा रहा है कि अब सैंक्शंस लगाएंगे, हम कार्रवाइयाँ करेंगे। पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान इजराइल एक वाहिद मुल्क था जिसने खुलकर भारतीय जारियत का साथ दिया, और इस वक्त बज़ाहिर अमरीका ही है जो इजराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा हल करा सकता है। उसी पे सबकी नज़रें हैं। मगर अफसोसनाक बात यह है कि ट्रंप बयानात की हद तक फ़लस्तीन तनाज़े के हल की बात तो करते हैं, लेकिन अमली तौर पर इजराइल पर सख्त दबाव डालते दिखाई नहीं देते हैं। फिर हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं ना, तो जेनोसाइड वगैरह और एथनिक क्लेंजिंग, ये सारी हम बातें करते हैं, लेकिन हमें कोई उस तरह एग्जाम्पल एज सच लॉन्ग टर्म एग्जाम्पल आजकल की दुनिया में नज़र नहीं आता। बट दिस इज वन, मतलब कि किसी को कोई डेफिनेशन चाहिए थी ना, तो वो ये है, और ये 2025 में पूरी दुनिया के सामने हुआ। हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं। मीर साहब, इजराइल मुसलसल एक बात अपने एक्शन से बता रहा है, वो ये कि उन्हें मशरक़ वस्ती अमन नहीं बल्कि एक फ़लस्तीनी का खात्मा चाहिए। मतलब ये तो सब अब नज़र आ रहा है। तो इस बार भी दुनिया मजम्मत तो कर रही है, लेकिन इजराइल बाज नहीं आ रहा। आलमी ताकतों का किरदार कोई हो या ना हो, आपको लगता है कि इजराइल किसी भी तरह फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का मिशन जो है वो पूरा कर सकता है? बिकॉज रुकने को तो वो तैयार है नहीं। अगर आप बगौर और जायज़ा लें और एनालिसिस करें, बहुत ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें, तो आपको पता चलेगा कि इजराइल के हथकंडों में और भारत के हथकंडों में बहुत सिमिलैरिटी है। 2021 और 2022 में इजराइल जो है उसने फ़लस्तीनियों का पानी बंद करने की कोशिश शुरू की, और जो उनके पानी के ज़खायर थे उसमें जहर मिलाना शुरू कर दिया। और जहाँ जहाँ पर वो खेती बाड़ी करते थे, जहाँ जहाँ पे वो फसलें काश्त करते थे, वहाँ पर उन्होंने कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि जो गंदा पानी है, जहरीला पानी है, वो छोड़ना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने मुसलसल जो गज़ा की वाटर सप्लाई लाइंस हैं उनको अटैक किया, उनको तबाह किया, जब उनके पानी के कुओं में जहर मिलाना शुरू किया, और फ़लस्तीनियों को ये यकीन हो गया हमें कत्ल करना चाहता है, बल्कि हमारे पानी के ज़खायर में जहर मिला के हमें सफ़े हस्ती से मिटाना चाहता है, हमारी नस्ल कुशी करना चाहता है। तो फिर उन्होंने उस इलाके पर हमला किया जो दरअसल फ़लस्तीन का हिस्सा है, लेकिन उस पर काफ़ी साल पहले इजराइल ने कब्ज़ा कर लिया था। तो उन्होंने अपने ही इलाके पे एक हमला किया जिसे कि कुछ दुनिया के ममालिक अभी भी दहशतगर्दी कहते हैं। तो जो मैं आपको अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि जो इजराइल के सारे हथकंडे हैं वो
वही हथकंडे हैं जो अब भारत जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और कश्मीरियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। जो दो बड़ी जंगें हैं अरबों की और इसराइल की, दो बड़ी जंगें हैं, एक 1967 की अरब इसराइल वॉर है और दूसरी 1973 की अरब इसराइल वॉर है। दोनों जंगों की वजूहात के पीछे जाएं, आपको दोनों जंगों की वजूहात के पीछे जाएं तो आपको क्या नज़र आएगा? पानी का मसला। तो ये जो कुछ भी हो रहा है गज़ा में, इसराइल जो कुछ भी कर रहा है, इस पे हमें बतौर पाकिस्तानी सबक सीखना चाहिए, क्योंकि आज अगर इसराइल का हाथ अरबों ने ना रोका, अगर मुस्लिम दुनिया इसराइल का हाथ ना रोक सकी, तो जो नेतन्याहू की फ़िलासफ़ी है उसमें और नरेंद्र मोदी की फ़िलासफ़ी में कोई फ़र्क नहीं है। मैं कोई मुबालगा राय की बात नहीं कर रहा, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि जो कुछ इसराइल गज़ा में कर रहा है वही कुछ इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीरियों के साथ करना चाह रहा है। इसलिए आप बहुत ज़ोर से आवाज़ बुलंद करें फ़लस्तीनियों के हक़ में, ताकि कल दुनिया जो है वो आपके हक़ में भी आवाज़ बुलंद करे। सेम ही डिज़ाइन है, इंस्पिरेशन वहीं से ली जा रही है। मीर साहब, हमने देखा कि ट्रंप ने अपने दौरा मशरिक़ वस्ता में सऊदी अरब, कतर, अमारात वगैरह से बात करने की कोशिश की कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ करें, लेकिन जो हालात हैं अभी फौरी तौर पर तो ज़ाहिर है इसका कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला, ना मिल सकता था। क्या उम्मीद रखें इस्लामी दुनिया के ये बड़े ममालिक इस बार वाज़े मौक़िफ़ अपनाएंगे या अपना चुके हैं कि इसराइल को फ़िलहाल कोई स्पेस नहीं मिल सकती जब तक वो ये सब कुछ ना रोके जो कर रहा है? देखें, जब हम फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म सितम की बात करते हैं ना, तो एक तो इंसानियत के नाते हमें ये बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से गैर मुस्लिम जो हैं वो भी इसकी मज़म्मत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं। तो जब आपके किसी मुसलमान भाई के साथ जुल्म हो रहा होता है तो फिर आपको सच बोलना चाहिए। तो मैं इतना सच ज़रूर बोलूँगा कि इस सारे मामले में जो कोशिश थी अमेरिका के पिछले सदर की और मौजूदा सदर की कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करें, इस रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट इस वक्त सऊदी अरब है। कुछ लोग ये तासुर देते हैं जी कि सऊदी अरब की जो हुकूमत है वो दरअसल दरपर्दा इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहती है। लेकिन मैं आपको बतौर एक जर्नलिस्ट के अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो सऊदी अरब की हुकूमत है उसने वाज़े कर दिया है अमेरिका पर कि जब तक फ़लस्तीनियों को उनकी एक अलहदा खुद मुख्तार रियासत नहीं मिलती, तब तक हम किसी भी सूरत में इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट सऊदी अरेबिया। मैं गल्फ़ के बाकी कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा। तो अगर सऊदी अरब ने एक स्टैंड ले लिया तो ये जो गल्फ़ के बाकी कंट्रीज़ हैं इन्होंने भी दोबारा अपनी जो पॉलिसी थी उसको रीथिंक किया, नज़रसानी की, और अब जब तक सऊदी अरब खड़ा है तो ये इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ये दोबारा मैं आपको याद दिलाऊंगा कि अभी जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान और भारत की जो कशीदगी थी, इसमें भी सऊदी अरब का बड़ा अहम किरदार था। मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेता, आप खुद ही समझ जाएं। कुछ ममालिक ऐसे भी थे जिनको आप समझते हैं कि वो आपके ब्रदरली मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन उनका किरदार ये था कि वो दरपर्दा मोदी साहब का जो एजेंडा है वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। अगेन सऊदी अरब था जिसने खुलकर बहुत ज़्यादा बातें नहीं की, लेकिन उसने ये वाज़े कर दिया मोदी साहब पर कि जो भी है, अगर आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रेड लाइन क्रॉस की तो फिर हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे। इंटरेस्टिंग। मीर साहब, मसला फ़लस्तीन देखें या यूक्रेन जंग या पाक भारत जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, तनाज़ा, एक ऐसे आलमी इदारे की ज़रूरत बार बार महसूस हुई जो इन मामलात का वो हल निकाले जो कायदे कानून से बनता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम ना हो। लेकिन ऐसा इदारा कोई नज़र नहीं आता, और ख़ास तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा तो कतई नहीं है ऐसा। तो फिर क्या हर मसले की तरह फ़लस्तीनी अवाम को भी उम्मीदें ट्रंप से ही रखना पड़ेंगी, वरना और क्या नज़र आता है? नहीं, देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उन्होंने जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर करवाया उसकी तो मैंने बड़ी तहसीन की है,
उस पर तो मैं कहता हूँ कि जी उन्होंने साउथ एशिया को एक एटमी जंग से बचा लिया है। लेकिन जहाँ तक ट्रंप साहब का फ़लस्तीन के मामले में और गज़ा के मामले में जो उनका किरदार है वो काबिल मज़म्मत है, और मैं किसी भी सूरत में ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं कि फ़लस्तीनियों को ट्रंप से कोई उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल फ़लस्तीनियों को ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ट्रंप साहब जो हैं वो अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर करवा रहे हैं तो इसकी वजूहात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और जिस वजह से वो गज़ा में इज़राइल की जो जारहियत है उसके पहले पीछे खड़े नज़र आ रहे थे आपको, तो उसकी वजूहात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, इंफॉर्मेशन जो हम डिप्लोमेटिक सोर्सेज से हासिल करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया से हासिल करते हैं, कि ट्रंप साहब अब नेतन्याहू से कोई ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते। ट्रंप साहब का ख्याल है कि नेतन्याहू ने उनको एम्बेरस किया है, और मुस्लिम दुनिया में जो पब्लिक ओपिनियन है वो ट्रंप साहब के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि एक इम्प्रेशन है कि ट्रंप साहब जो हैं वो इज़राइल का जो हर अच्छा और बुरा काम है वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए फ़लस्तीनियों को ट्रंप से बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बस जो मुसलमान हैं उनको अपने ज़ोर बाजू पर अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लामा इकबाल जो हैं वो पाकिस्तान कायम होने से काफ़ी साल पहले वफ़ात पा गए थे, लेकिन ये बात कह गए थे कि तेरी दवा ना जनेवा में है ना लंदन में, और फ़रंग की जान जो है वो रगे यहूद में है। तो यकीनन अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदादें तो पास की इज़राइल के ख़िलाफ़, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने कश्मीरियों के हक़ में करारदादें पास की, लेकिन अमल दरामद नहीं करवा सकी। तो देखें, जहाँ पर बात आती है ना साउथ सूडान की, और जहाँ पर बात आती है किसी और ख़ित्ते की, तो वहाँ पर तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो आपको एक्टिव नज़र आता है। जहाँ बात होती है मुसलमानों की तो इंटरनेशनल लॉ वहाँ पे बेबस हो जाता है। यही रविश रही है बड़े अरसे से। मीर साहब, हमारे ख़ित्ते में भी आपने पहले भी जिक्र किया है कि भारत कहाँ से इंस्पिरेशन लेता है, और इस ख़ित्ते में यहाँ का इज़राइल बनना चाहता है। जंगी महाज पर तो आपको पता है मात हो गई है, और पता नहीं वो उसी की हज़ीमत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले भी साजिशें करते थे, अब और ज़्यादा कर रहे हैं। क्या कोई बैक चैनल मुज़ाकरात वगैरह जिसकी बात की जा रही है आला सतह के राब्तों के बाद, आपको लगता है कि रविश बदलेगा भारत अपनी? कोई चांस है? देखिए, आप जिस रविश के बदलने के चांस का जिक्र कर रहे हैं वो आपने देख लिया ना। कल बलूचिस्तान में एक स्कूल बस पर इंडिया की जो प्रॉक्सीज़ हैं उन्होंने अटैक किया है। मुझे कोई शक नहीं है कि ये जो खुजदार में एक स्कूल बस पे अटैक करके मासूम बच्चियों को शहीद किया गया है, इसके पीछे इस वक्त जो इंडिया की हुक्मरान जमात की लीडरशिप है वो इसमें बराह रास्त मुलव्वस है। क्योंकि आप जब आरएसएस की आइडियालॉजी का मुताला करते हैं, और ख़ास तौर पे जो अजीत डोवल साहब हैं, आप इनकी हरकत और सकनात और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हैं, तो ये इनमें ना एक अज़ियत पसंदी का उनसर पाया जाता है, इनकी फ़िलासफ़ी में भी और इनकी शख्सियत में भी। अब अज़ियत पसंदी क्या है? सैडिस्ट। ये एक सैडिस्ट लीडरशिप है इंडिया की, जो देख रही थी कि ये पाकिस्तानी जो हैं ये फ़तह का जश्न मना रहे हैं, ये अमन का जश्न मना रहे हैं, ये तो यौम तशक्कुर मना रहे हैं, यहाँ तो जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है, ये तो बड़े खुश हैं भाई। तो उन्होंने सोचा कि इनकी जो खुशी है उसको गम में कैसे तब्दील किया जाए, इनके रंग में भंग कैसे डाली जाए। तो उन्होंने आपके बच्चों पे अटैक किया। और इज़राइल क्या करता है? इज़राइल भी यही करता है। मैं जो ये बार बार आपको कह रहा हूँ ना कि इंडिया जो है उसकी जो पॉलिसी है वो इज़राइल की पॉलिसी है। इज़राइल फ़लस्तीनियों के बच्चों को मारता है, इंडिया जो है वो हम पाकिस्तानियों के और कश्मीरियों के बच्चों को मारता है। अब्दुल्ला साहब और हुमा साहिबा, जब तक नरेंद्र मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, आप इंडिया से अमन की, आप इंडिया से दोस्ती की तवक्को बिल्कुल ना रखें। मैं तो बार बार कहता हूँ हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पे यकीन रखते हैं। हम ये नहीं चाहते कि इंडिया बर्बाद हो जाए, लेकिन मोदी साहब और उनकी पार्टी ये चाहती है कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए। तो अब ये वन वे ट्रैफिक तो नहीं ना हो सकती कि आप मेरी बर्बादी के ख्वाब देखें
और आपके तमाम एक्शंस से और आपकी फ़िलासफ़ी से पता लगे कि आप मेरी बर्बादी चाहते हैं, और मैं जवाब में कहूँ कि नहीं हाँ तुम मेरी बर्बादी चाहते हो, मैं तो बहुत अमन पसंद हूँ और इसलिए मैं तो आपकी बर्बादी नहीं चाहता। तो भाई बात यह है कि जब आप मेरी बर्बादी के ख्वाब देखेंगे और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए आप अपने घटिया हथकंडों से बाज नहीं आएंगे, तो फिर मैंने भी तो जवाब देना ना। तो आपको पहले भी पता चल गया था कि हम जवाब दे सकते हैं और हम आइंदा भी जवाब देंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आइंदा मुझसे ये सवाल मत कीजिएगा कि बैकडोर चैनल से इंडिया से आपको रविश बदलने की कोई चांस नज़र आती है या नहीं आती। मोदी साहब से मुझे ये चांस बिल्कुल नज़र नहीं आती। तो आपने कह दिया कि ये सवाल बनता है क्योंकि जब तक मोदी हैं तब तक अमन का कोई चांस नहीं बन सकता, अमन के लिए राह नहीं निकाली जा सकती। मतलब वो एक शैतान का रूप होता है ना। शुक्रिया, हमें ऐसी बातें शायद नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब इन्होंने खुद ही दिखा दिया कि इजराइल जो कर रहा है ना वो एक शैतानी रूप है। आप मतलब तड़प रहे हैं वहाँ, लोग ख़त्म हो गए हैं, फैमिलीज टूट चुकी हैं। देयर इज़ नॉट वन फैमिली दैट हैज़ नॉट लॉस्ट यू नो मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली। और अभी आगे का भी नहीं पता, अभी जो बच्चे कुछ हैं वो भी शायद मर जाएंगे। और तड़पा के मारना, भूख से मारना, लिम्स टूटी हुई हैं लोगों की, इट इज इनसेन। और ये लगता है ये शैतानी रूप है। जो कोई फिल्म ऐसी हो कि कमज़ोर दिल अफराद ना देखें, ये फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। जो कमज़ोर दिल अफराद देख रहे हैं, और लिटरली आई नो पीपल जो कि जिनकी ज़िंदगियाँ मुतासिर हुई हैं क्योंकि उनके सामने ये सूरत हाल है, वो नहीं हंस पाते, मतलब वो नहीं खुश हो पाते। इट्स इम्पॉसिबल। आप अगर थोड़ी सी खुशी मना भी रहे हो, कुछ बेहतरी आप देख रहे हो, फिर आप देखते हैं कि क्या हो रहा है इर्द गिर्द। अभी आई वॉज इन द ब्रेक, आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू माई सोशल मीडिया, ट्विटर पे आई जस्ट केम अक्रॉस अ वीडियो जिसमें एक बुजुर्ग आदमी आंसुओं के साथ रो रहा है क्योंकि उसने 3-4 दिनों से कुछ खाया नहीं हुआ।